नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम चुनावी चॉइस। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का चुनाव प्रचार बिल्कुल चरम पर है। बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और मतदाताओं को जो है तरह तरह के लुभावने प्रलोभन दिए जा रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो चुका है। इस बीच इस चुनाव में जो एक खास बात जो देखने को मिल रही है, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए वादे पे वादे किए जा रहे हैं। तो वो ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि एक तरीके जिसको हम प्राइस वॉर की भी संज्ञा दे सकते हैं। वैसे तो छूट देने के जो होड़ लगी है दोनों पार्टियों में, भाजपा और कांग्रेस में, आपने देखा होगा कि पहले जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये में देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं से वादा किया था, जो उज्ज्वला योजना में लाभार्थी हैं उनको दिया गया। उसके बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने उस पर 200 रुपये कम किए। फिर उसके बाद अब जो चुनाव में है, जब कांग्रेस की ये गारंटी आई कि 500 रुपये में हम 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को ये सिलेंडर देंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र हैं। उसके बाद बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यही गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने का वादा किया है। जब 450 रुपये में उपलब्ध कराने का बीजेपी का आया तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभाओं में अब ये वादा किया है कि वो 400 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये जो सिलेंडर में छूट देने की जो बात है, जो इसको कम लगातार छूट देने की या मतदाता को लुभाने की बात है, इसको ये पहली बार एक बार देखने को मिली है कि एक ही विषय पे जो है मतदाता महिलाओं को लुभाने के लिए इस तरीके से प्राइस वॉर टाइप का चल रहा है। इस सारे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार संजय शर्मा जी। शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमारे दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो ये रसोई गैस सिलेंडर को लेकर दोनों पार्टियों में जिस तरह की छूट देने का जो होड़ मची है, उसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार दर्शकों और गिरिराज जी, धन्यवाद। मैं ऐसा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें समझना होगा कि सिलेंडर के साथ हुआ क्या और फिर कौन सी नीतियां, और अब जो एक नीति के तहत सिलेंडर 1100 तक पहुंच गया, कुछ वर्गों को वो कुछ हद तक उसकी छूट मिलती थी और उसकी कोई सीमा बन गई थी। धीरे धीरे सब्सिडी जो ख़त्म हुई, एक सब्सिडी राज चला था। अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान ने एक ऐसा एजेंडा सेट कर दिया है जहां बीजेपी के लिए एक भारी भरकम मुश्किल खड़ी हो गई है। उन्होंने राजस्थान के मॉडल को पूरे देश भर में चर्चा होने लगी। ये जो 500 रुपीज़ 500 रुपये का सिलेंडर की बात थी, ये और राज्यों में भी चर्चा हुई, और जगह भी कांग्रेस ये वादा करने लगी, ओपीएस की वादा करने लगी थी। तो ये एक तरह की ऐसी स्थिति बन गई जहां बीजेपी बहुत देर से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी और बीजेपी को महसूस हुआ कि ये चीज़ें लोगों में अपील कर रही हैं। उज्ज्वला योजना उन लोगों ने चलाई थी, लेकिन उज्ज्वला में बाद में सर्वेज में ये पता लगा कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने सिलेंडर वो ले तो लिए, गैस का चूल्हा और सिलेंडर, लेकिन लोगों ने रिफिल ही नहीं कराया। तो एक तरह से वो स्कीम जो उज्ज्वला थी वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी इसकी वजह से। तो शायद एक वो भी एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी मजबूर है, या तो मजबूर है या उन्होंने इलेक्शन के समय टैक्टिकली ये बात कह दी, क्योंकि अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर सारी सब्सिडी विड्रॉ करने की सोचेंगे, हटाने की सोचेंगे, तो भारी भरकम फिर उसकी कॉस्ट होगी। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर 450 का राजस्थान में वो वादा कर देते हैं तो फिर असम के लोगों की क्या दिक्कत है, उत्तर प्रदेश के लोग उसके हकदार हैं कि नहीं। तो ये एक गंभीर समस्या के रूप में बहुत सारी विसंगति। असल में हुआ क्या कि इस बहाने जो कुछ स्टेप बीजेपी ने यहाँ के लिए, वो एक बहुत बड़ी विसंगति की तरफ संकेत करते हैं, जो बीजेपी एक स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस की पिच पे आके खेल गई और अब उन्हें तरह तरह से ये विसंगतियाँ लोकसभा चुनाव तक परेशान करती रहेंगी। जैसे आपने बताया तो 450 का बीजेपी ने सिलेंडर करने की जो बात कही है, अब हमने सुना है कि गहलोत साहब ने शायद कहीं वादा किया है कि शायद वो 400 रुपये से कर दें, ऐसा भी कुछ संभावित है। तो कुछ लोग मजाक भी कर रहे हैं, हो सकता है प्राइस वॉर इतनी जोर की चले कि एक संशोधित संकल्प पत्र ले आए बीजेपी
और उसमें और इसको घटाने की बात चले, तो जो बीजेपी पहले सुविधाओं को देने के मामले में एक कंजूस नज़रिया रखती थी। कंजूस का मतलब वो टारगेटेड स्कीम्स में इंटरेस्टेड थी कि बिल्कुल जो गरीब हैं उनको दी जाए और बाकी लोगों को, बल्कि आपको याद होगा गिव अप इंडिया पूरा कैंपेन चला कि भाई आपको मिल तो रहा है लेकिन आप छोड़ो अपने आप। तो उस तरह की स्थिति के बाद आज बीजेपी को लौट के उस सिलेंडर्स में छूट देने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये कई चीज़ों में इस तरह का आपको देखने का मिलेगा। जो वादे जितनी मात्रा में कांग्रेस ने किए होंगे, जैसे कि आप गृहलक्ष्मी योजना है राजस्थान में, वो 10,000 की है, तो बीजेपी को यही योजना स्वीकार करके छत्तीसगढ़ में कुछ 12-15 हज़ार की बात करनी पड़ी। तो ये अब जो अलग अलग मामले में लोगों की स्कीम्स का जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात है ना, ये लंबा चलने वाला मामला है और ये अब चलेगा। संजय, जैसा कि आपने पहले भी चर्चा की, तो क्या जो ये ट्रेंड आमतौर पर चुनावों में देखा नहीं गया, आपका भी लंबा अनुभव है कि आमतौर पर ये होता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक बार अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं जनता में और उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये संभवतः क्या आपके भी ध्यान में ऐसा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिलेंडर को लेके एक बार नहीं 3 बार 4 बार जो अलग अलग कीमतों का वादा किया गया है? हाँ बिल्कुल, ये सिलेंडर मुझे लगता है हम भी नहीं समझ पाते थे कि सिलेंडर इतना महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है सिलेंडर एक महिला की जो संवेदनशीलता है उसका बड़ा केंद्र बिंदु है और इसलिए इसको बार बार और सारी पार्टीज आप महसूस कर ही रहे हैं कि औरतों को, महिलाओं के ऊपर फोकस कर रही हैं कि ये ऐसा वोटर वर्ग है जिसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। इनकी संभावना होती है कि ये आपको नए लोगों को वोट दे दें। इस तरह की संभावना को देखते महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है और सिलेंडर, उसकी जो गैस सिलेंडर है वो उसकी संवेदनाओं से जुड़ी हुई कोई बात लगती है। इसीलिए तरह तरह से अलग अलग चरणों में सिलेंडर के बारे में हमें कोई ना कोई छूट की बात सुनने को मिलती है। अच्छा, जैसा कि आपने देखो जो राजनीतिक दल हैं आमतौर पे चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और वो ऐसी चीज़ या ऐसी बात जनता में बोलना चाहते हैं जिससे लोग जो है भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े और उनको वोट दे दें। तो ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों को ये खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक और ऐसा ही मुद्दा जुड़ा है, वो है डीजल पेट्रोल के प्राइस का। डीजल पेट्रोल की जो प्राइस है वो सब जानते हैं राजस्थान में 108 रुपये का है, पड़ोसी राज्यों में कम है। तो बीजेपी इसको मुद्दा भी बना रही है कि राजस्थान की सरकार ने इस पर वैट कम नहीं किया है। तो वैट तो चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है उसमें, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, वैट तो खैर राज्य सरकार लगाती है। बाकी टैक्स का जो कंपोनेंट था इसके ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, वो केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा रहा है। और आप मानिए कि जब $36 प्रति बैरल भी पहुंच गया था तेल का दाम, जो 90-120 हो गया, उस दौर में भी उम्मीद है कि देखिए जब ये प्राइस की बात आई थी कि हम जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है इसको हम फ्री कर देंगे, इसके मतलब आपको याद होगा कि वो दाम घटने बढ़ने वाली स्थिति बहुत दिन रही थी और ऐसा लोगों को वादा किया गया था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक रणनीति के तहत ये सोचा कि हम इसको घटाएंगे नहीं और इससे जो रेवेन्यू आएगा उसको हम अपने काम में लेंगे। उसमें कुछ सेस भी लगा दिए रोड के डेवलपमेंट में, इस तरह की बातें। मैं इसके बारे में एक और भी नज़रिया रखता हूँ। तो एक तो ये है कि राजस्थान उन जगहों में से है जहाँ पे पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान भी नंबर 1 पर नहीं है इस मामले में, मध्य प्रदेश में उससे ज़्यादा है। लेकिन आप दूसरी बात देखिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक परेशानी खड़ी हो गई है और ऐसा माना जाता है कि जब तक कि पेट्रोलियम का जो हाइड्रोकार्बन की खपत नहीं घटाई जाए दुनिया में, तब तक क्लाइमेट चेंज में जो ग्रीन हाउस गैस का जो इम्पैक्ट है वो घट नहीं सकता। तो मेरी समझ में ये बहुत रैशनल नहीं होगा। महंगाई दर घटाने के लिए जितना ज़रूरी है उतनी टाइट रखने की कोशिश की जाए, लेकिन पेट्रोल डीजल को अगर बहुत सस्ता करते हैं तो हम अपने क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति में बन सकते हैं। कोयले के मामले में भी यही है, भारत को तो छूट मांगनी पड़ी कि भाई हम अभी विकास के उस चरण में पहुँचे ही नहीं है, उस सीढ़ी पायदान पर पहुँचे ही नहीं है जहाँ हम लोग कोयले को छोड़ सकें। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत हो रही है उसमें कहा जा रहा है कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनसे धीरे धीरे समाज को दूर हटना पड़ेगा दुनिया भर में। इसके लिए शायद ये प्राइस नहीं घटती, लेकिन ये भी है कि प्राइस बढ़ा के लाखों करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इकट्ठा कर लिया है ये पेट्रोल और डीजल के खाते से।
इस तरह से ये पेट्रोल का मार्केट चल रहा है। जैसे कि पेट्रोल में आप कह रहे हैं कि पेट्रोल को अगर सस्ता करेंगे तो ये हमारे क्लाइमेट पे असर डालेगा, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो उससे जलवायु प्रभावित होगी। लेकिन अभी जो चुनाव में भाजपा जो आई है, प्रधानमंत्री जी ने भी एक कहीं पे बोला है एक जनसभा में कि जब भाजपा की सरकार यहाँ अगर बनेगी और रिपीट होती है तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है उनको रिव्यू किया जाएगा, उनकी समीक्षा की जाएगी और जो पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर कीमतों को लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय वादे किए हैं उनके हिसाब से वो राजस्थान में इसको करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने ये तो कहा नहीं हम घटा के इतना कर देंगे। देखिए, कई सारी कूटनीतिक और राजनीतिक भाषा होती है। उन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे। अब रिव्यू में ये तो कोई पक्का नहीं है, घट जाएगा नहीं घटेगा, हो सकता है 50 पैसे घट जाए, हो सकता है 1 रुपया घट जाए। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय वादे भारत सरकार ने किए हुए हैं उसके हिसाब से मुझे कम संभावना लगती है, बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का फिर से प्रेशर आ सकता है, कोयले के दाम का बढ़ने का आ सकता है, बिजली का जो दुनिया देश भर में बिजली के जो दाम है वो बढ़ने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीन है, देखिए अब हम बहुत नज़दीक खड़े हैं एक क्लाइमेट डिज़ास्टर के। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगले 5-6 साल में अगर हमने क्लाइमेट के मामले को नहीं पकड़ पाए तो हम दुनिया में ऐसी भयानक स्थितियां देखेंगे जिनकी वजह से पूरे आपके आर्थिक सामाजिक ढांचा टूट जाएगा। अच्छा, आपने भी चुनाव कैंपेन देखा है तो तीनों राज्यों का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, और अब राजस्थान में जो चल रहा है कैंपेन वो भी आपने देखा है। इसमें एक बात और हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो चुनाव ये लड़ा जा रहा है, कांग्रेस जहां अपने काम के आधार पर वोट मांग रही है, अपनी योजनाओं के आधार पर वोट मांग रही है, अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा है या भाजपा के नेता हैं वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे, कांग्रेस के परिवारवाद पे, कांग्रेस के वंशवाद पे और हिंदू मुस्लिम जो हैं धार्मिक आधार पे या उस पर वोट मांगने। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि कौन सा जो तरीका है वो मतदाताओं को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा? देखिए, आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरह कि जब हमें किसी बात का जवाब देना होता है जिसका एजेंडा कांग्रेस और गहलोत साहब पहले ही तय कर चुके थे, तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम उनकी स्कीम से बेहतर कोई स्कीम दे सकते हैं या हम कोई उनकी स्कीम में कमी निकाल सकते हैं। तो बीजेपी ने कम्प्लीटली इस मामले से अपने आप को दूर रखा कि वो उनकी स्कीम्स के बारे में चर्चा ही ना करें, ना कमी निकालें। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो राजस्थान की स्कीम्स के बारे में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को इंगेज किया गया उनको रिव्यू कराने के लिए, और वो बहुत नहीं तो कम गलतियों के साथ काफ़ी ठीक ठाक मैदान में उतर गई थी और वो चरणबद्ध दिख रही थी कि पहली कोई स्कीम है वो चल पड़ी, वो कितनी ठीक रही, फिर तब तक नई लॉन्च कर दी, नई, फिर उसके बाद नई लॉन्च कर दी, इस तरह से आता रहा। तो बीजेपी को लगा कि अगर हम गलती से इसमें फंसेंगे तो हमें इन्हीं पे वादा करना पड़ेगा, जो बीजेपी के दर्शन का हिस्सा नहीं था। तो बीजेपी ने एक और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जहाँ लोग दूसरी तरफ देखना शुरू कर, मतलब एक तरह से इन स्कीम से ध्यान हटे। और वो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो क्या कहने जाएगा लोगों के पास बात करने, तो उन्हें कोई बात कहनी पड़ेगी, तो वो ध्यान दिलाएंगे कि पेपर लीक हुए हैं। ये बात अलग है कि पेपर लीक तो पूरे देश भर में हो रहे हैं और हमने पिछली बार इसकी चर्चा भी की थी, और कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक तो गुजरात में हुए हैं। तो पेपर लीक है, करप्शन है, ये गोलमोल बात है। पता नहीं करप्शन कौन से करप्शन की बात कहेंगे। करप्शन में या तो कोई खास आदमी पकड़ा गया हो, बड़ा आदमी, या किसी खास इंडस्ट्रियल हाउस को जगह कुछ फ़ायदा पहुंचा दिया हो, इस तरह की कोई बात हो। करप्शन तो बाकी कहो ना कहो देश भर में हर जगह है, कम ज़्यादा कहीं कहीं हो सकता है। तो ये जो बीजेपी के मुद्दे हैं ये आमतौर पर ऐसे मुद्दे हैं जब उनको आप चर्चा करने लगोगे ना लोगों की भी। देखिए, एक मार्केटिंग की टेक्निक होती है, इसमें बोलते हैं कि आपको लोगों को बेसिकली इंटरेस्ट से लेके, मतलब लोगों को एक शुरुआत हम जैसे कि किसी प्रोडक्ट में हमने इंटरेस्ट लिया तो अल्टीमेटली वो स्टेज पे आना चाहिए कि वो एडवोकेसी हो। मतलब मैं कहूँ कि अरे गिरिराज जी मैंने बड़ी अच्छी घड़ी खरीदी, आप भी ये लीजिए। तो अगर मैं किसी की बात में भरोसा करता हूँ किसी चीज़ के, तो मैं उसको कहूँगा। और अभी डिजिटल मार्केट की जो मार्केटिंग जो टेक्निक्स में यही कहा जाता है कि आप अब जो नया ज़माना है वो अपनी चॉइसेस से आधार पर नहीं बनाता कि कोई कह रहा है, बड़ा आदमी कह रहा है। वो चॉइसेस बनाता है उसका अनुभव क्या है, जो कुछ उसने देखा उसका अनुभव क्या है, उसके आधार पर वो बात करेगा और फिर उसके आधार पर वो फैसला करेगा। ये बात वोटर साइकोलॉजी में भी कहीं ना कहीं फिट होती है। अब जब
स्कीम्स राजस्थान सरकार की चल पड़ेंगी और लोग बोलेंगे हाँ यार चिरंजीवी में आप जाइए, चिरंजीवी में ये फ़ायदा मिलता है। पहले बिल्कुल ये बातें भी आती थी, हम गए वहाँ किसी हॉस्पिटल में, किसी ने सुना नहीं सुना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत उत्साहित नहीं है इसके लिए, लेकिन अब लोगों से सुनने मिला है। अगर आप करप्शन की बात कहो, आप महिलाओं के अत्याचार की बात कहो, तो आपस में चर्चा करेंगे तो लोग देखेंगे हमारे आसपास कौन है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। ठीक है, खबरें आती हैं और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला पूरी सुरक्षित होनी चाहिए किसी समाज को आगे ले जाने के लिए। किसी राष्ट्र को, समाज की पहली गारंटी ये है कि लोग सुरक्षित महसूस करें, और ख़ासतौर से कमज़ोर लोग जिसमें महिला भी शामिल है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें, वही समाज आगे जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें तो चर्चा करके देखते, मैं एक बीबीसी की खबर पढ़ रहा था तो उसमें ये बात आ रही थी कि ये मुद्दा जितना समझा जा रहा है उतना चर्चा में है नहीं, लोगों के बीच में जब जाके बात करते हैं तो ये है नहीं। ऐसे ही मान लो हम पेपर लीक की बात करें तो पेपर लीक पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई और राज्यों में क्या हुआ, फिर इसमें कौन ऐसा आदमी है जो, ईडी भी आ गई तो ईडी भी पेपर लीक में कुछ नहीं दिखा पाई है ना, इस तरह की बातें आती हैं। तब जब ये चर्चा गहरी होगी तो ये मुद्दे बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे लोगों को। हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता को बोलना ये ज़रूरी है और उसे एक मुद्दा मिल गया, वो बात कर सकता है कम से कम। नहीं तो पहले तो ये हालत थी कि बीजेपी के लोग बात करने की स्थिति में नहीं, बात क्या करें गारंटीज के अगेंस्ट। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो मतदाता के बीच में जब जाते हैं तो उनके पास यही मुद्दे होंगे, करप्शन होगा, पेपर लीक होगा, उनके पास देश की सुरक्षा का होगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। लेकिन चूँकि सरकार तो पहले यहाँ बीजेपी की भी रह चुकी हैं, वसुंधरा जी का भी शासन रह चुका है 2 बार, तो वो उनके कार्यकाल की योजनाओं को क्यों नहीं उनको गिना सकते, या उनको उससे क्यों नहीं वो बता करके वोट मांग सकते हैं? क्या वो उतनी प्रभावी नहीं थी? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे राजनीतिक कारण है। वसुंधरा जी की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते ही वसुंधरा जी फिर फोकस में आ जाती हैं, और फोकस में बीजेपी लाना नहीं चाहती उन्हें। और वो कितनी अच्छी थी नहीं अच्छी थी अलग विषय था, पर हाँ उन्होंने भी कई मामलों में, जैसे स्कूटी की स्कीम है, बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ छूट है, इस तरह की चीज़ें तो हमने उस समय भी सुनी थी। ईआरसीपी जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उनको उन्होंने शुरू किया, उन्होंने भी कई प्रयास किया और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव लीडर की तरह इमर्ज करती थी। लेकिन उनकी बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि या तो इनके सर्वे बताते हैं कि बीजेपी की सरकारों का पिछला रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं था तो क्या बात की जाए, या वसुंधरा जी से उनको दोनों ही हालत में बीजेपी बैकफुट पे है। अब जो काम की और गारंटी के माध्यम से काम हो रहा है उसके आधार पे, चाहे वसुंधरा जी को आगे करते हो और उनकी सरकार के उपलब्धियों की चर्चा करते हो, या आप उनको पीछे करते हो, दोनों हालत में बीजेपी का कुछ प्रतिशत नुकसान है। देखो वो तो जब सरकार में कोई पार्टी रहती है तो लोग रिव्यू करते हैं, अंतर करते हैं कि भाई इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब बीजेपी रणनीतिक रूप से जो है वसुंधरा गवर्नमेंट के कामों की, अच्छे कामों की भी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझ रही है इसमें? तो क्या ये स्ट्रेटजी हो सकती है बीजेपी की कि उनको पीछे करके किसी और नए चेहरे को यहाँ राजस्थान की कमान सौंपी जाए? अब देखिए ये तो फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वसुंधरा जी ने चुप रह के भी पर्याप्त लोगों को टिकट दिला दिए हैं जो उनके समर्थक हैं, और उनके जो समर्थक हैं थोड़े भारी भरकम भी हैं, तो उनके सीट निकालने के भी चांस है। अगर वसुंधरा जी अपने उन लोगों में से ठीक ठाक लोगों को जिता के ले आती हैं तो वो निश्चित तौर पे ऐसी प्लेयर होंगी जिसको पीछे पर्दे आप चाहते हुए भी पीछे नहीं फेंक सकते। वो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आप चाहते हुए भी पीछे नहीं छोड़ सकते। तो उस हालत में तो वो शायद ज़बरदस्ती आपने, और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से झगड़ा करके किसी ने किया। आप देख लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने ज़बरदस्ती चीफ मिनिस्टरशिप छीनी है उनसे। ऐसा नहीं है कि वो लोग अब उस हालत। और फिर दूसरी बात ये है, ये लोकसभा इलेक्शन के आसपास का मामला है। अगर वसुंधरा जी थोड़ी भी ताकतवर होती हैं तो ये केंद्रीय बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ये झमेला मोल नहीं लेना चाहेगा कि यहाँ झगड़ा दिखे और उनके लोकसभा के चुनावों पर परिणाम पड़े। तो अगर यहाँ गफलत दिखी तो लोकसभा के चुनावों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही बीजेपी एक्सट्रीम में जा चुकी है। जितनी सीट उत्तर भारत से मिल सकती थी वो लगभग सारी सीट ले ली उन्होंने, तो उन्हें तो हर हालत में घटना ही है। अगर इस टाइम पे वसुंधरा जी की नाराज़गी दिखती है लोकसभा के समय, तो राजस्थान के कोटा से कुछ सीट तो घटेंगी और एक एक सीट उस समय मैटर करेगी। माना जा रहा है कि 30 सीट मात्र कम हो जाए अगर बीजेपी, जो कि पूरी संभावना दिखती है,
30 सीट कम होते ही मोदी जी को या तो अपने एनडीए पार्टनर से साथ के हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे या और कोई नए लोग ढूंढने पड़ेंगे जो उनको समर्थन करने को मिले। तो बस आज की चर्चा में इतना ही। तो हमने संजय जी से समझने की कोशिश की कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि मतदाताओं, खासकर महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर दोनों प्रमुख दलों के बीच एक प्राइस वॉर जैसी स्थिति बन गई है। अब इसमें कौन जीत पाता है, किसको बहुमत मिल पाता है, वो तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। तब तक आप देखते रहिए खासखबर.com। धन्यवाद।